Jai Jinendra, all of you. Till now, we are done with 3 chapters of auditing of C Enter, that is chapter number 1, chapter number 11, and chapter number 12, respectively. Hope you have completed those chapters and learned them. Now, moving forward, we are starting with chapter number 2, audit strategy, audit planning, and audit program. Around 10 to 12 marks of your paper is constituted by this chapter. It's very important chapter for your paper, and you need to learn these chapter. So, starting with the chapter. This chapter has 3 topics: audit planning, audit strategy and audit program. अब यहाँ पर जो 3 टॉपिक्स है, इसमें पहले होता तो यह है कि स्ट्रेटेजी बनती है, फिर प्लानिंग होती है एंड अकॉर्डिंगली प्रोग्राम सेट होता है. लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत अलग तरीके से दे रखा है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ऑडिट प्लानिंग एक्सप्लेन करा. ऑडिट प्लानिंग के बेसिस क्या होगा, फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई कि ये प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी बताई एंड फिर अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी जब सेट होएगी उसके बाद प्लान डेवलप करा. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इन्होंने बताया कि प्लानिंग कैसे होगी. तो ऑडिट प्लानिंग, द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन इफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. मतलब कि ऑडिटर को ऑडिट कंडक्ट करनी पड़ेगी इन एन इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर में. अब ये जो प्लान्स, जो ऑडिट प्लान डेवलप करेगा वो बेस होगा किस पे, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस पे. तो नॉलेज ऑफ, जब तक क्लाइंट की बिजनेस की नॉलेज ही नहीं होगी तब तक ऑडिटर अकॉर्डिंगली उसकी ऑडिट कैसे कर पाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान कैसे डेवलप कर पाएगा. अब ये जो वो प्लान बनाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. सबसे पहले तो उसकी जो क्लाइंट का बिजनेस है, अकाउंटिंग सिस्टम है, पॉलिसीज़ है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, उनकी नॉलेज एक्वायर करेगा. उसके बाद एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस कितना उसे इंटरनल कंट्रोल्स पे प्लेस करना है वो डिसाइड करेगा. इंटरनल कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स जो कि प्लेस्ड विद इन द एंटिटी बाय द मैनेजमेंट. मतलब एंटिटी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स या फिर कंट्रोल्स बोल सकते हैं प्लेस कर रखे हैं, ताकि वो एक तरीके से कोई फ्रॉड वगैरह ना हो. जैसे कि इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए उसने कंट्रोल्स लगा रखे होंगे, फिक्स्ड एसेट के रिकॉर्डिंग के लिए कंट्रोल्स होंगे, ये चीज़ें. उसके बाद डिटरमाइन और प्रोग्राम करना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म. मतलब कि सेट करना कि कितना नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड. नेचर मतलब कि किस तरीके की ऑडिट होनी चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए और कितने हद तक ऑडिट होनी चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म होने चाहिए इस एंटिटी की ऑडिट पे. उसके बाद है कोऑर्डिनेट करना द वर्क टू बी परफॉर्म. जो वर्क हम लोगों ने डिसाइड करा है ये परफॉर्म करना, उस वर्क को अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करना, ये भी प्लानिंग में डिसाइड होगा. तो प्लान्स में क्या क्या कवर होने चाहिए, सबसे पहले तो क्लाइंट्स बिजनेस की नॉलेज एक्वायर करना, उसके इंटरनल कंट्रोल्स पे कितना रिलायंस प्लेस करना है वो डिसाइड करना, सेट करना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर को परफॉर्म करना है, एंड फोर्थ इज जो वर्क परफॉर्म करे उसको कोऑर्डिनेट करना, वो भी अकॉर्डिंगली प्लान में सेट होगा. अब आपके ये जो पॉइंट है यहाँ तक कवर हो रहा है, ये भी 4 बार पेपर्स में पूछा जा चुका है. आरटीपी नवंबर 18 में, एमटीपी मार्च 18, आरटीपी नवंबर 19 एंड एमटीपी मार्च 19. उन इंस्टीट्यूट ने क्या करा, ये शुरू की लाइन जो है जो हमने येलो कर रखी है उन्होंने ये डाली. उसके बाद क्वेश्चन डाला, डिस्कस स्टेटिंग क्लियरली द ब्रॉड पॉइंट्स यू वुड बी कवरिंग इन फ्रेमिंग प्लान टू कंडक्ट ऑडिट इन एन इफेक्टिव मैनर. अगर आप अपनी ऑडिट को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर के अंदर करना चाहते हो तो आप अपने ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या पॉइंट्स डालोगे. तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और ये आपको 4 पॉइंट्स पूरे याद करने पड़ेंगे. आप इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो. पहला पॉइंट, क्लाइंट की नॉलेज लेना, एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पे कितना करना है ऑडिटर को, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स कितने टाइम पे और क्या कब कब लगाएंगे, और फिर लास्ट के अंदर कोऑर्डिनेट करेंगे वर्क को जो कि हमारी एंगेजमेंट टीम ने करा है. उसके बाद ये जो प्लान्स होते हैं जो हम लोगों ने डेवलप करे हैं, ये जो फर्दर डेवलप भी हो सकते हैं. इसका मतलब जैसे कि एंटिटी में एग्जांपल लेते हैं, एंटिटी में कोई चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली हमें प्लान्स भी फर्दर चेंज करने पड़ेंगे या फिर कह सकते हैं रिवाइज करने पड़ेंगे. तो प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. ये नहीं है कि एक बार जो प्लान बन गया उसको ही फॉलो अप करना पड़ेगा. उसके बाद ऐसे 300 जो है वो स्पेसिफिकली प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, जो कि फर्दर इस कॉन्सेप्ट को, ऑडिट प्लानिंग को बोलता है कि प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट. मतलब ये कोई सेपरेट फेज ऑफ ऑडिट नहीं है कि बस एक बार हो गया तो उसके बाद नहीं होगा. तो बट रेदर अ कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट इंगेजमेंट. मतलब कि जो प्रीवियस ऑडिटर ने करी होगी, सेम ऑडिटर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो उसने करी होगी तो वो ऑडिट वहाँ पर खत्म हुई, उसके बाद करंट ईयर की स्टार्ट हो गई जिसकी वो अब ऑडिट करने वाला है. तो कंटिन्यूस बेसिस पे प्लानिंग होती है कि वो ऑडिट करी, उसके बाद उसको आइडिया लग गया कि एंटिटी में किस तरीके का वर्क है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें. तो अकॉर्डिंगली वो इस काल के ऑडिट प्लान बनाएगा. तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे वर्क होता है ऑडिट प्लानिंग. कंप्लीशन तो
it's a discrete and iterative process that often begins shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of the current audit engagement. और जब तक current audit engagement खत्म नहीं होती तब तक ये चलता रहता है. तो ऑडिटर जो होगा वो establish करेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी that sets the scope, timing, direction of audit. अभी हम लोग जब ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी. अब हम लोगों ने देखा कि ऑडिट प्लान में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. अब इससे फ़ायदा क्या है, मतलब कि ये बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो एडुकेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेवरल वे. सबसे पहले तो क्या कि ये ऑडिटर को मदद करता है इन डेवलपिंग द अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज. क्योंकि ऑडिटर ने क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस. जब ऑडिटर ने क्लाइंट के बिजनेस की पूरी नॉलेज ली तो उसको पता है कि कहाँ रिस्की एरियाज इन्वॉल्व है और कहाँ पर उसको इतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. तो अकॉर्डिंगली वो अपना जो पूरा मतलब कि सही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो इंपॉर्टेंट एरियाज पे डिवोट कर पाएगा. उसके बाद हेल्प द ऑडिटर इन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस. क्योंकि जब उसने सब कुछ प्लान करा है अकॉर्डिंगली और साथ के साथ ही उसने वो जो वर्क परफॉर्म करा है उसको कोऑर्डिनेट भी करेगा, तो उसके हिसाब से उसको प्रॉब्लम जो होंगी वो टाइमली बेसिस पे पता लगेंगी और टाइमली बेसिस पे वो उन्हें रिजॉल्व भी कर पाएगा. उसके बाद है ये, और इससे ऑडिटर को क्या मदद होती है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट इंगेजमेंट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. क्योंकि सब कुछ वर्क कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगा तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में ऑडिट कंडक्ट हो पाएगी. उसके बाद इस ऑडिटर को असिस्ट करता है इन सिलेक्शन ऑफ इंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एंड कम्पिटेंसी इन रिस्पॉन्ड टू द एंटिसिपेटेड रिस्क, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू दैम. मतलब कि जब ऑडिटर ने पूरा नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस लिया तो अकॉर्डिंगली उसे पता लगा कि कितना रिस्की है, यहाँ पर कितनी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए इस ऑडिट के दौरान. तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रियल इस्टेट का, एक एंटिटी है जिसकी रियल इस्टेट में इन्वॉल्व है एंड उसकी ऑडिट करनी है ऑडिटर को, तो वहाँ पर उसको अकॉर्डिंगली वैसे जाना चाहिए जिसको उस बिजनेस की नॉलेज हो या फिर रेरा वगैरह इन चीज़ों की नॉलेज हो, तो उस अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट करेगा. और ये जो ऑडिट प्लान होगा ये असिस्ट करेगा ऑडिटर को सिलेक्शन ऑफ द इंगेजमेंट टीम मेंबर्स. मतलब कि उसकी जो टीम होगी ऑडिट टीम, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए जिनके पास अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड कम्पिटेंसी हो, ताकि वो एंटिसिपेटेड रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सके और साथ के साथ ही अकॉर्डिंगली वो उन्हें प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू रैम. क्योंकि उनके लेवल ऑफ कम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली फिर क्या करेगा ऑडिटर, उन्हें वर्क देगा. उसके बाद ये फैसिलिटेट करता है ऑडिट प्लान ऑडिटर को इन द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द इंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क. क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन और साथ के साथ ही नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट सेट करते हैं ऑडिटर थ्रू ऑडिट प्लान. तो उस हिसाब से जो इंगेजमेंट टीम मेंबर्स है अब वो सब कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करेंगे, तो इस कारण से ऑडिटर उन्हें अकॉर्डिंगली डायरेक्ट एंड सुपरवाइज कर पाएगा और साथ के साथ ही जो उनका वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो उसको रिव्यू कर पाएगा टाइमली बेसिस पे. उसके बाद असिस्ट करता है ऑडिट प्लान ऑडिटर को असिस्ट करता है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क डन बाय द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट्स. अब यहाँ पर कंपोनेंट्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कोई एक एंटिटी है उसकी 3-4 ब्रांचेज हैं तो वो बोली जाती है कंपोनेंट्स. तो अब उन जो कंपोनेंट्स हैं मतलब कि जो ब्रांचेज है उनकी ऑडिटर मान लीजिए किसी और ऑडिटर ने करी है, तो अब जब ऑडिट प्लानिंग कर रहा होगा तो ऑडिट प्लान के अंदर वो नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस लेगा, तो उसमें उसको ये भी पता लगेगा कि इसकी कितनी ब्रांचेज है, इस ऑडिटर ने ये ऑडिट को करा है, इस ऑडिटर ने इस ऑडिट को करा है. तो अकॉर्डिंगली जब वो ऑडिट प्लान कर रहा होगा तो उसी टाइम पे वो उनसे कोऑर्डिनेट भी कर पाएगा कि आपका वर्क मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. मतलब कि इसके लिए भी एक अलग से ऐसे है, लेकिन यहाँ पर केवल ये बोला गया कि ऑडिट प्लानिंग कैसे मदद करेगा, असिस्ट करेगा ऑडिटर को इन कोऑर्डिनेटिंग द वर्क डन बाय द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स. यहाँ पर एक्सपर्ट्स मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रखता है, जैसे प्रोविजनिंग के लिए, एस्टिमेट्स बनाने के लिए. और ऑडिटर के भी एक्सपर्ट होते हैं कि ऑडिटर को अगर कुछ चीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है तो उसमें ऑडिटर को सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो उसमें ऑडिटर को भी ऑडिटर एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है. तो यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एंड ऑडिटर एक्सपर्ट दोनों की बात हो रही है. उसके बाद आता है ऑडिट स्ट्रेटेजी. अभी हम लोगों ने देखा कि प्लान में क्या क्या होना चाहिए, साथ के साथ ही बेनिफिट्स क्या है प्लानिंग के. अब हम लोग देखेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी. अभी हम लोगों ने ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में कोई लिंकेज नहीं देखी, अभी अपन लोगों ने सेपरेट टॉपिक्स देखे हैं. तो ऑडिट स्ट्रेटेजी, overall audit strategy sets the scope, timing and direction of the audit and guide the development of more detailed audit plan. इससे क्या पता लग रहा है कि सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी होगी, उसके बाद ऑडिट प्लानिंग होगी. अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब हम लोग सेट करते हैं तो इससे क्या होता है, ऑडिटर का स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन डिसाइड होता है. स्कोप, अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले ये जो ओवरऑल हम लोग बेनिफिट देखते हैं कि जो ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होगा तो उसमें वो क्या क्या मैटर्स को डिटरमाइन करेगा. मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी सेटअप करते समय वो उसको मतलब क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ेंगी. सबसे पहले
कि रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, जैसे कि यूज ऑफ अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर हाई रिस्क एरियाज और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स। रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, अब यहाँ पर रिसोर्सेज मतलब इंगेजमेंट टीम, क्योंकि ऑडिटर के रिसोर्सेज क्या होंगे, या तो टाइम, मनी या फिर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि इंगेजमेंट टीम मेंबर्स उसके। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब कि उसकी इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो उसको उसकी टीम में कौन से मेंबर्स को डिप्लॉय करना है, मतलब कि उसको कौन से जनों को रखना है फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। जैसे कि रेरा, मतलब हम लोग रियल एस्टेट का केस लेते हैं तो उसमें उसको अलग अलग एरियाज होते हैं, जैसे एडवांस की बुकिंग वगैरह होती है, उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो वो रिस्की एरिया हो गया, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड का भी केस हो सकता है। तो वहाँ पर उस एरिया के लिए उसको कौन से जनों को डिप्लॉय करना है या कौन से जनों को रखना है, वो चीज़ डिसाइड करना, सच एज द यूज ऑफ अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर हाई रिस्क एरिया। जहाँ ज़्यादा रिस्की एरियाज हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस जने को रखेंगे, वो मतलब कि जिसको 1-2 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस हो, वो ज़्यादा अच्छे से उसकी ऑडिट कर पाएगा। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर्स है तो उसमें एक्सपर्ट्स को रखना है, वो भी डिसाइड करेगा। तो रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज को उसको रखना है, मतलब कौन से जनों को उसको उसकी टीम में रखना है, वो डिसाइड होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन से रिसोर्सेज रखना है। अब किधर किधर कौन से रिसोर्सेज को डालना है, जैसे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए किन जनों को रखना है, या फिर हाईली रिस्की एरियाज के लिए किन जनों को रखना है, अब वो डिसाइड करेगा। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, जैसे कि नंबर ऑफ टीम मेंबर्स जो कि असाइन करने चाहिए उसे इन्वेंट्री काउंट के लिए, मटीरियल लोकेशन के लिए, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिट वर्क के लिए कितने जनों को रखना चाहिए, और साथ के साथ जैसे ऑडिट बजट इन आवर्स टू अलोकेट टू हाई रिस्क एरियाज। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कौन से जनों को रखना है, सेकंड में देखा कहाँ कहाँ किस किस जने को वर्क अलोकेट करना है, तीसरे में देखेंगे कि इन रिसोर्सेज को कब डिप्लॉय करना है, मतलब किस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इंटरिम ऑडिट में पड़ेगी या फिर एट की कट ऑफ डेट्स पे। मतलब कि इंटरिम ऑडिट मतलब हो गया जैसे पीरियड के बीच में भी एक ऑडिट होती है वो, और की कट ऑफ डेट्स मतलब 31 मार्च मतलब पीरियड एंड की ऑडिट, मतलब फुल फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट जो होती है वो कट ऑफ डेट्स होती हैं। तो व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, इन्हें कब हम लोगों को रखना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हाउ सच रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स आर टू बी मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन दे रखा है कि द ऑडिटर टी ऑफ हैंड फैब लिमिटेड इज वरीड एज टू द मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड टू कंडक्ट ऑडिट। तो हाउ द ऑडिट स्ट्रेटेजी वुड बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। तो मतलब उसको की रिसोर्सेज जो हैं आर टू बी एम्प्लॉयड टू, मतलब उनको एम्प्लॉय करना है ताकि वो ऑडिट कंडक्ट कर सके। तो ऑडिट जो स्ट्रेटेजी है वो उसको कैसे मदद करेगी। तो अभी हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी कि ऑडिट और हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे थे, चारों ह्यूमन रिसोर्सेज के थे। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन मैटर्स सच एज, ये वाले पॉइंट्स ही तरह आएंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे वो डिटरमाइन कर पाएगा कि उसको कैसे हायर करना है लोगों को फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। उसके बाद आता है एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अभी हम लोगों ने देखा ये ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को मदद कैसे करेगी। अभी ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप कैसे होगी, हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा था कि ऑडिट स्ट्रेटेजी जो होती है वो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो जब हम लोग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेटअप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मतलब कि क्या क्या वर्क करेंगे जिससे कि स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन डिसाइड हो पाए ऑडिट का। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। मतलब कि जो जैसे कि हम लोग ऑडिट स्ट्रेटेजी करने से पहले सबसे पहले हम लोग इंगेजमेंट एक्टिविटी करते हैं, जिसमें कि ऑडिटर और मैनेजमेंट कुछ टर्म्स डिसाइड करते हैं जिस बेसिस पे वो ऑडिट करेंगे, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। तो उस अकॉर्डिंगली वहाँ से मतलब कि हम लोगों ने एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हो गए यहाँ पर फीचर्स। तो आइडेंटिफाई करना फीचर्स ऑफ द एंगेजमेंट कि क्या डिसाइड हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली स्कोप डिसाइड होगा। जैसे कि एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज क्या होगा, इंक्लूडिंग द नंबर एंड लोकेशंस ऑफ कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड। मतलब कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कंपोनेंट्स मतलब होता है ब्रांचेस। तो ऑडिट मतलब एक जो मेन होल्डिंग है और उसकी 3-4 सब्सिडरीज हैं, 100% सब्सिडरी, तो वो भी उसकी भी ऑडिट हुई होगी। तो हम उसमें से मान लीजिए केवल 2 की ऑडिट हुई है, 2 की हुई नहीं है ऑडिट, तो उसकी भी इस ऑडिटर को करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली इसका स्कोप क्या हुआ, होल्डिंग की ऑडिट करना प्लस उन 2 सब्सिडरीज की भी ऑडिट करना। तो एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज इंक्लूडिंग द नंबर एंड लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट।
ये इसका स्कोप हो गया। द नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे एक एंटिटी है वो बहुत सारे चीज़ों में डील करती है, गुड्स में भी सर्विस में भी, तो नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, उसको कौन से बिजनेस सेगमेंट का ऑडिट करना है, कि प्रोडक्ट का भी करना है, सर्विस का भी करना है, क्योंकि जॉइंट ऑडिटर्स भी होते हैं। तो जॉइंट ऑडिटर का केस हुआ तो मान लीजिए एक ऑडिटर को सर्विस की ऑडिट करनी है, एक ऑडिटर को इसकी गुड्स की ऑडिट करनी है, तो अकॉर्डिंगली उसका ऑडिट स्कोप डिटरमाइन होगा कि उसको इसी की ऑडिट करनी है। उसके बाद एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स, मतलब कि जो जैसे ये ऑडिटर है, इसने पिछले साल में भी ऑडिट करी होगी, अब पिछले साल में ऑडिट करी है तो उसमें ऑडिट एविडेंस तो उसे मिले ही होंगे। ऑडिट एविडेंस मतलब एविडेंस जिसके बेसिस पे ऑडिटर ने कंक्लूजन दिया होगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी होगी। तो एक्सपेक्टेड उन एविडेंस का यूज़ कर सकता है क्या, तो एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब यहाँ पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मतलब हुए कि जब ऑडिटर ने स्टार्टिंग में नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेता है तो प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि मतलब और जो एंटिटी है उसमें कोई रिस्क है कि नहीं है इन्वॉल्व, मतलब कि जब वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि एंटिटी में कोई रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, उसका एनवायरनमेंट, साथ के साथ ही इंटरनल कंट्रोल। एक तरीके से वो हम बोल सकते हैं कि वो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, अकॉर्डिंगली उसे पता रहेगा कि एंटिटी में कोई रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं है। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल से क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल हम लोगों ने ऊपर देखा था कि कंट्रोल जो एंटिटी प्लेस करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब उस इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करना कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है, डिज़ाइन प्रॉपरली है कि नहीं है, वो काम होता है ऑडिटर का, तो उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो पुराने साल के ऑडिट में जब ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करे होंगे, तो उनके वो इफेक्टिव है कि नहीं इस साल के ऑडिट में भी, ये भी उसका स्कोप डिटरमाइन करेंगे। अगर वो इफेक्टिव है तो उसका स्कोप कम हो जाएगा, मतलब उसे कम चेकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और अगर नहीं है मतलब चेंज हो गए हैं तो अकॉर्डिंगली उसे ज़्यादा ऑडिट और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये उसका स्कोप डिटरमाइन करे। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। अभी हम लोगों ने स्कोप की बात पढ़ी, अब अगला पॉइंट आता है असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट क्या है, कि हम लोगों का जो हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ये या तो स्टैट ऑडिट हो सकती है, या फिर जैसे बैंक की स्पेसिफिक ऑडिट होती है कि बैंक मतलब कि कंपनी को बोलता है कि आप ऑडिट करा के लाइए, उसके बाद ही हम आपको लोन वगैरह देंगे, स्पेसिफिक ऑडिट हो गई वो ऐसे, या फिर मतलब, और उसके बाद टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम प्लान करेंगे। जैसे कि अगर स्टेट ऑडिट है तो अकॉर्डिंगली जितना टाइम लगता है उतना देंगे, बैंक ऑडिट है तो इस डेट तक हम लोग को रिपोर्ट इशू करनी है, अकॉर्डिंगली हमारा टाइम भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा। एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, अब कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड मतलब मैनेजमेंट TCWG से कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, वर्कर से अपने और एंगेजमेंट टीम मेंबर से कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, वो चीज़ है। अब इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये 4। द एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग सच एज द इंट्रिम और एट फाइनेंशियल स्टेज, जो मतलब कि रिपोर्टिंग है वो कब होनी चाहिए, इंट्रिम मतलब बीच में, ऑडिट के बीच में भी होनी चाहिए, या फिर केवल फाइनल स्टेज पे होनी चाहिए, दोनों पे होनी चाहिए, ये डिटरमाइन करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू डिस्कस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट वर्क। तो ये जो हम लोगों ने मीटिंग पढ़ा था, मतलब कि कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग ये भी हम लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को मैनेजमेंट एंड TCWG से मीटिंग कब करनी है, ताकि हम लोग हमारा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क डिसाइड कर सकें। ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क डिसाइड क्यों करा जाता है, ऑडिट प्लान बनाते समय ये चीज़ डिसाइड करी जाती है। उसके बाद है डिस्कशन करना मैनेजमेंट और TCWG के साथ रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड, जैसे भी बताया था बैंक वाला एग्जांपल, एंड अदर कम्युनिकेशंस जो कि रिटर्न एंड ओरल दोनों में, इंक्लूडिंग ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड, मैनेजमेंट लेटर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन विद TCWG एंड डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। मतलब कि मैनेजमेंट और TCWG से किस किस चीज़ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑडिटर को कोई फाइंडिंग्स मिली है उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और पूरी ऑडिट के दौरान भी ऑडिटर को मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है, तो वो भी चीज़ डिसाइड होगी। तो ये सब ऑडिटर के ऑडिट स्ट्रेटेजी के टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है कि उसको इन चीज़ों के लिए कम्युनिकेट करना है। तो असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने एग्जांपल देख लिए, टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट देख लिया ताकि ऑडिटर को कितने टाइम में खत्म करनी है, एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड देख लिया।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ग्रीन बॉक्सेस में एग्जांपल देते हैं तो पेपर में आते ही नहीं, तो हम लोग इनको स्किप कर दें या फिर एग्जांपल्स को स्किप कर दें। तो आप ध्यान दीजिए, नवंबर 19 जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था, अभी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड। और इंस्टीट्यूट ने आंसर में आपसे 4 पॉइंट मांगे थे। तो आप लोग ये ग्रीन बॉक्सेस के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं आप इनको स्किप मत कीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, जब हम लोग ऑडिट स्ट्रेटेजी सेटअप करेंगे तो थर्ड चीज़ क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, कंसीडर द फैक्टर्स जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में, मतलब ऑडिटर के जजमेंट में, प्रोफेशनल जजमेंट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑडिटर इज अ प्रोफेशनल, सो ऑडिटर के जजमेंट में आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, मतलब कि उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या फैक्टर्स है जिनको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा जब वो एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को, मतलब कोई रिस्की एरियाज है। अब जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है, मान लो उन्हें कोई आइडिया नहीं है लेकिन ऑडिटर को पता है एंटिटी के बारे में, क्योंकि नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेने के लिए तो ऑडिटर खुद वर्क प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, तो इसलिए वो अकॉर्डिंगली उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसके एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को डायरेक्ट करेगा कि आपको इधर इतना ध्यान देना है, इधर इतना ध्यान देना है, इसकी चेकिंग ऐसे करनी है। तो इससे क्या हो रहा है, स्कोप तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था कैसे डिसाइड होता है, टाइमिंग अभी हमने सेकंड पॉइंट में देखा। अब इससे क्या हो रहा है, डायरेक्शन दे रहा है ऑडिटर कि इस ऑडिट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि जो हम लोगों ने प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है उनके रिजल्ट को कंसीडर करेगा ऑडिटर जब वो स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन, अभी हम लोगों ने जो ऊपर 3 पॉइंट पढ़े उसमें सेट हो गया, स्कोप भी सेट हो गया, टाइमिंग भी सेट हो गया, डायरेक्शन भी सेट हो गया कि कैसे करना है। लेकिन अब हम लोग इन तीनों के लिए 2 सप्लीमेंट्री पॉइंट्स और दे रखे हैं। स्कोप के लिए जैसे दे रखा है कि प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ उनके रिजल्ट को कंसिडर करना, या फिर अगर यही ऑडिटर है, मान लो जिस एंटिटी की वो ऑडिट कर रहा है उसी एंटिटी के लिए कोई और इंगेजमेंट भी ऑडिटर ने एक्सेप्ट करी होगी तो उसके भी कुछ फाइंडिंग्स होंगी, उसके भी कुछ ऑडिट एविडेंस उसने मिले होंगे उसे, या फिर उससे जब वो ऑडिट वो वाली इंगेजमेंट परफॉर्म करा होगा तब उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी उस एंटिटी के बारे में, तो क्या वो उसे यहाँ यूज़ कर सकता है, वो भी उसका स्कोप डिटरमाइन करेगी, इसका टाइमिंग डिटरमाइन करेगी। तो कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर इंगेजमेंट्स परफॉर्म बाय द इंगेजमेंट पार्टनर मतलब ऑडिटर जो सीए ऑडिट कर रहा है फॉर द एंटिटी इज रेलेवेंट और नॉट। उसके बाद लास्ट है असर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, मतलब कि जब हम लोगों ने एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ली कि हाँ इस तरीके की एंगेजमेंट है ये सब, तो अकॉर्डिंगली हम लोग किस नेचर की ऑडिट होनी है परफॉर्म, स्टैट ऑडिट होनी है, इंटरनल ऑडिट होनी है, कैसी ऑडिट परफॉर्म होनी है, टाइमिंग क्या होगा, किस टाइम तक रिपोर्टिंग करनी है वो डिटरमाइन होगा, और एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कितने जने चाहिए और क्या क्या और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो डिटरमाइन होगा नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट स्कोप के लिए था, दूसरा था टाइमिंग के लिए, तीसरा था डायरेक्शन के लिए, चौथा था कि रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज या फिर नॉलेज गेन्ड इन अदर इंगेजमेंट परफॉर्म बाय द इंगेजमेंट पार्टनर उसको कंसीडर करना, और पांचवा था नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द इंगेजमेंट वो असर्टेन करना। इसको अगर 5 पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो हमारा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टेब्लिश हो जाएगी, मतलब सेटअप हो जाएगी। एंड अब इस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद हम लोग प्लान सेटअप करेंगे। अभी हम लोगों ने जो ऊपर सबसे पहले पढ़ा था वो था कि प्लान में होना क्या चाहिए इंक्लूड, और साथ के साथ ही बेनिफिट्स क्या होते हैं इस ऑडिट प्लानिंग के। अभी हमने ये नहीं पढ़ा था कि प्लान सेटअप कैसे होगा। अभी हम लोगों को सबसे पहले देखा ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे सेटअप होगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बाद ही प्लान बनता है।